नमस्कार अनूप जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा भी इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। आई एक्चुअली मैं आपको बहुत बहुत बचपन से मैंने आपके गाने सुने हुए हैं। एंड हमारे घर में सिर्फ आपके गाने लगते थे जब भी मॉर्निंग की प्रेयर्स होती थी या एनी सेक्रेड हीलिंग, एनीथिंग गुड थिंग विच इज हैपनिंग, तो आपके गाने लग जाते थे। तो योर you as a person is very like kind of installed in our sort of thought, background thought. जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपका ही आता था हमारे लाइफ में। So that is something. And today just meeting you like this, it's really blessing, grace, and I'm really grateful that आपने ये time दिया। So my pleasure. I'm very happy to. Anup ji, I know that everybody knows about you, that you are a solid musician, you're a absolutely wonderful singer, and you're a great actor too. उसके अलावा जो मेरे को ऐसे लगता है, जो लोगों को जानना में इंटरेस्ट होएगा कि अनूप जलोटा जी हैं क्या, कौन है, अगर आप वो बताना चाहें। मैं बहुत ही म्यूजिक का शौकीन हूँ। मैं लोगों को सुनता बहुत हूँ। अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को दिन रात सुनता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पंडित रविशंकर का कॉन्सर्ट बॉम्बे में है और मैं टिकट लेके पीछे जाके बैठ जाता हूँ। मेहंदी हसन साहब का है, पीछे जाके बैठ जाता हूँ। जगजीत सिंह का है, पीछे जाके बैठ जाता हूँ। जबकि सबसे मेरी इतनी अच्छी मुलाकात, लेकिन मैं पीछे जाके बैठ जाता हूँ उनको ध्यान से सुनने के लिए। लेकिन फिर होता क्या है गड़बड़, कि एक दो गाने के सुनने के बाद में लोग मुझे नोटिस कर लेते हैं, ये बैठे हुए हैं, और वो खबर ऑर्गेनाइजर तक पहुंच जाती है। ऑर्गेनाइजर के बाद आर्टिस्ट तक पहुंच जाती है, और वो गाते गाते बोल देते हैं, अनूप जी आप इतना दूर क्यों बैठे हुए हैं, आप आइए ना सामने आके। अब फिर मुझे आके फर्स्ट रो में बैठ जाना पड़ता है, और फिर सब गड़बड़ हो जाता है। फिर जो सुनने का मजा है, सुनने का मजा एक अननोन लिसनर होने पर ही है। उसका बड़ा मजा है। अननोन पर्सन को जाके गोलगप्पे खाने का जो मजा आता है, वो सेलिब्रिटी को नहीं आ सकता। क्योंकि हम अगर गोलगप्पे खा रहे हैं, 50 आदमी देखते रहे, देखो जी गोलगप्पे खाने आए, अगर इसको खा लेने दो फिर इसकी फोटो लेंगे साथ, फिर इसके साथ सेल्फी लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमको 50 नजरें देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम कॉन्सर्ट्स में एक लेडी हमेशा आती थी, मतलब ये बात बता रहा हूँ 30-35 साल पर, बुरके में आती थी। हर बार मैं नोटिस करता था बुरके में बैठी। एक बार वो मेरे पास इंटरवल में ग्रीन रूम में मिलने आई, तो मैंने कहा आप तो बहुत शौकीन है, हर बार आती है। तो उसने बुरका हटाया। वो तबस्सुम थी, तबस्सुम जो टीवी एंकर भी थी, एक्ट्रेस। कहने लगी मैं बुरके में मुझे आना पड़ता क्योंकि मुझे हर प्रोग्राम में आना, आपको सुनना है, लेकिन मुझे इस तरह आना, नहीं तो लोग मुझे सुनने नहीं देते। शी इज सो पॉपुलर। तो हम जो जो जिंदगी आम जिंदगी जो गुजारना चाहते हैं, वो अपने घर के कमरे में छुप के हो पाती है, बिल्कुल। बाहर क्यों नहीं हो पाती। एक इसकी, क्योंकि आप देखिए, सारा काम सारी मेहनत इंसान नाम करने के लिए करता है जी। कि हमारा नाम हो जाए, और जब नाम हो जाता है तो ये मुश्किल हो जाता सही है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं बहुत ही, आई थिंक, इतनी बढ़िया सीख आपने दी है। जो सुनने का मजा है वो बैक बेंच में है, जिसको तरीके से सुनना आ जाता है वो उस्ताद तो बन ही जाता है। तो इसीलिए शायद आपकी जो आज पदवी है उस्ताद की, और आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, और बहुत पता नहीं अनगिनत अवार्ड्स जो मिले हैं, वो इसी जो लिसनिंग का जो आप बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने अभी शेयर करी है। और फिर एक जो दूसरी शेयर आपने करी है कि भाई सारी जिंदगी हम एक चीज के लिए भागते हैं, और जब वो मिल जाती है तो फिर उसमें कुछ गड़बड़े नजर आने लग जाती है। है। मैं आपको एक और कमाल की बात बताऊं कि मैं पिछले कुछ 40-45 साल से कॉन्सर्ट्स कर रहा हूँ, जी। और अभी तक करीब 5-6 हजार कॉन्सर्ट किए हैं। तो 5-6 हजार कॉन्सर्ट का मतलब है कि 15-20 हजार ट्रॉफीज मिलनी। जहाँ जाते हैं कोई मोमेंटो देता है, कोई कुछ अपना ट्रॉफी बना के देता है, कोई कुछ देता है। किसी क्लब में गए तो मतलब ये क्लब वो क्लब, उसमें ट्रॉफीज होती हैं, बना के देते हैं। मैं एक भी ट्रॉफी घर में नहीं लाता हूँ। मैं वहीं पर, जो फैन आते हैं, अनूप जी हम तो आपको रोज सुनते हैं, ये वो, तो मैं वो कहता है ये तरफ से उनको वो ट्रॉफी दे देता
मेरे घर में एक भी ट्रॉफी नहीं। मेरे घर में क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ मिलती है वो रखता हूँ। पद्मश्री मिला है तो उसका सम्मान है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है ग्लोब अवार्ड, उसका सम्मान है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, यूपी गवर्नमेंट, गुजरात, उन चीज़ों का सम्मान है, वो लगा के रखते हैं। बाकी मैं कुछ नहीं रखता, क्योंकि इतना घर में जगह कहाँ है, एक तो वो बात है। और दूसरी दूसरी बात ये है कि मैं मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, उनको मैं घर के अंदर नहीं लाना चाहता। मेरे अचीवमेंट्स मेरे घर से बाहर हैं। मैं घर में एक फादर हूँ, एक हस्बैंड हूँ, एक ब्रदर हूँ, सन हूँ। मैं यहाँ वो नहीं हूँ जो चीज़ें मैंने अभी तक कमाई। नहीं, घर में मैं नहीं रखता। मेरी वाइफ मेधा मुझसे बहुत नाराज़ होती थी, कहती थी, "ये तो ठीक है, वो तो ट्रॉफीज़ दे आते हो, लेकिन तुमको 100 गोल्ड प्लैटिनम डिस्क्स मिली हैं, ये तो रखो।" मैंने कहा, "वो भी मैं दे आता हूँ, वो भी मैं नहीं घर लाता।" तो एक बार उसकी बहुत डाँट पड़ी, तो मैंने 5-6 जो हैं वो लगा ली, घर के बाहर लिफ्ट के पास। अच्छा। लिफ्ट के ऊपर लगा दूँ कि भई लोग आएँगे तो लिफ्ट से ऊपर चढ़ेंगे तो वो देख सकते हैं, साइड में लगी। क्योंकि मैं ये बोझ नहीं रख सकता, ये जो फ़ेम है ना, फ़ेम, ग्लैमर, ये बड़ा हैवी है, इसका मुकुट बड़ा हैवी है। वो हर वक़्त सर पे रखना मुझे ठीक नहीं लगता। हाँ, जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ परफ़ॉर्म करने, उस वक़्त मैं वो सारे मुकुट पहन लेता हूँ कि मुझे अपने को प्रूव करना है, मुझे अपने को जस्टिफ़ाई करना है कि जी। मुझे आप लोगों ने अगर भजन सम्राट बनाया है, तो देखिए मेरा परफ़ॉर्मेंस ये है, इसलिए आपने बनाया है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैंने जो सीखा है, इसलिए किया है। मतलब हमारे यहाँ कुछ कल्चर ही ऐसा है। मुझे जब मुझे याद है 2012 में जी। मैं शायद इंदौर या भोपाल कहीं से आ रहा था, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैं अपना बैग उठा रहा था बेल्ट बेल्ट से। तो फ़ोन की घंटी बजी और फ़ोन पे आवाज़ आई कि जी हम होम मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं और हम आपको इस साल पद्मश्री देना चाहते हैं। जी। आप एक्सेप्ट करेंगे? तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, ज़रूर करेंगे। सो हैप्पी क्योंकि मेरे पिताजी को भी पद्मश्री मिला था, मुझे भी मिल रहा है। जी। और वेरी हैप्पी। तो मैंने सबसे पहला फ़ोन अपनी माँ को किया, जी। बिकॉज़ मेरे पिताजी तब तक जा चुके थे, नो मोर। तो मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा आप बहुत खुश होंगी जान के कि मुझे इस साल पद्मश्री मिल रहा है। तो कहने लगी हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ और आज से ज़रा ठीक से गाना। तो ये कल्चर मैंने अपने घर से सीखा है कि जब कोई अचीवमेंट मिलता है, तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको जस्टिफ़ाई आगे करने के लिए हमें और मेहनत करनी है। बिल्कुल। ये नहीं कि अब तो मिल गया यार, बहुत बड़ी बात हो गई, अब मज़े करो, पार्टी करो। पार्टी-वार्टी इतनी उन्होंने बात नहीं की। जी। उन्होंने कहा कि अब ज़रा आज से ठीक से गाना। जी, जी, जी। तो ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कल्चर है। हुँ। मुझे इस तरह आगे भी रहना है। यही मुझे अपने बेटे को भी सिखाना है। जी। My son is now 25 years old. He's in America. He's working with hedge funds in New York. ओके। तो उसका भी ऐसे ही है मामला। उसको जब जॉब ऑफर हुई थी गोल्डमैन सैक्स बैंक में, तो जिसने उसका इंटरव्यू लिया था, वो मेरे साले का बहुत अच्छा दोस्त था। वो मेरे बेटे को पता था, जी। लेकिन मेरे बेटे ने उसको कुछ नहीं बताया। उसने उसके साथ वो 2 घंटे का जो इंटरव्यू था, वॉक इन में इंटरव्यू पूरा था। वो इंटरव्यू पूरा हो गया, सिलेक्शन हो गया, उस आदमी ने कह दिया ठीक है, फ्रॉम टुमारो यू जॉइन। देन ही टोल्ड हिम दैट माय मामा इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। ओके। तो उसने कहा पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले बताने की क्या ज़रूरत थी? तो ये होता है हुँ। जो हमने किया वही उसने उसमें आया है और वो भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी चला रहा है। इट इज़ वेरी नाइस। वेरी आई नाइस। फील प्राउड ऑफ इट। सो गुड टू हियर दैट कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जो फंडामेंटल्स हैं हमारी लाइफ के, उनको हमने सिर्फ़ किताबों में ही नहीं रखा, उसको अपने ज़िंदगी में उतार लिया और उसमें जो हमारे भाव हैं और जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो आपने अभी बताया जैसे आपके बेटे ने किया और जैसे आपने खुद और जैसे आपकी माताजी ने so sweet of her to say like that to you. I mean, it just brought tears in my eyes because यही है
दिस इज व्हाट लाइफ इज, इसी को ही जिंदगी और यही ट्रू लाइफ है मेरे हिसाब से। मैं इस बात पे मेरा मेरा दिल बड़ा बिल्कुल सही है। बट सर एक चीज बताइए, जब आपके व्हेन यू वर अ किड, वेयर वर यू बोर्न? आप आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहते थे। जी। तो लखनऊ के जो सबसे नजदीक हिल स्टेशन है वो है नैनीताल। तो यूपी के लोग जो है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद के, वो नैनीताल जाया करते हैं गर्मी की छुट्टी। तो मेरे पेरेंट्स भी गर्मी की छुट्टी में गए थे, 2 गए थे, 3 आ गए। Okay, that's really sweet. अभी देखिए 67 ईयर्स अगो वो कोई कैलकुलेशन थोड़ी होता था कि फ्राइडे को शाम को 4 बजे बेटा पैदा होगा। वो कैलकुलेशन थोड़ी होता था। Correct. उस वक्त तो ये होता था कि लगता है महीना 1.5 महीना बाकी है, चलो घूम आते हैं। वो पता लगा 10 दिन बाद हो गए। Right. You were born in Nainital. I was born in Nainital, then I lived in Lucknow for 20 years. ठीक है। First 20 years were in Lucknow, हम्म, where I learnt my classical music from my father and also Bhatkhande Music College वहाँ था वहाँ। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर। तो वो सब करके फिर मैं बॉम्बे आया, और बॉम्बे आके मैंने सबसे पहले 2 साल के लिए एज ए कोरस सिंगर ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी की। अच्छा। और वो 2 साल वो नौकरी में मेरी सैलरी थी 320 रुपए महीना, यानी $5 अ मंथ, $5 अ मंथ, ये मेरी सैलरी थी। और मैंने 2 साल वो काम किया, बड़ा मजा आया, बहुत ही अच्छा लगता था। हम्म, उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने मुझे पहचाना, मेरे गाने पसंद किए। उन दिनों कुछ ऐसे हम लोग कॉन्सर्ट्स करते थे, जैसे एक गाना मैं गा रहा हूँ कॉन्सर्ट में, एक गाना जगजीत सिंह गा रहे हैं, एक गाना भूपेंद्र सिंह गा रहे हैं, एक गाना तलत अजीज गा रहे हैं, एक गाना पंकज उदास गा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोगों का नाम हुआ। फिर ये हुआ कि एक शो होने लगा जिसमें 2 आर्टिस्ट, फर्स्ट हाफ मैं गा रहा हूँ, सेकंड हाफ जगजीत सिंह गा रहे हैं। उसके बाद और नाम हुआ, फिर सोलो प्रोग्राम होने लगे, पूरा ही अनूप जलोटा नाइट, पूरी जगजीत सिंह नाइट। इस तरह से हम लोगों ने ग्रो किया। कहते हैं ना, द लव ग्रोज। right. तो उसी तरह द करियर ऑल्सो ग्रोज लाइक। नहीं, आपने सर आपका जो आप जिन जिन के नाम बता रहे हो, ये सारे जो बड़े पायनियर्स हैं अपने अपनी इंडस्ट्री में, अपने 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 कामों में, जैसे आप भी खुद हो और बाकी आपके साथ वाले, आप लोगों ने सब बड़ा ऑर्गेनिक वे में किया, कि कोई हाँ जल्दबाजी नहीं थी। सब जो तरीके से काम जो होता है कि भाई प्रैक्टिस कर कर कर, आप बता रहे कोरस में, आजकल बच्चे कहाँ ये सब कोरस वोरस। वहां तो हम लोग उन दिनों एक दूसरे का गाना सुनते थे, बैठ एक दूसरे के घर जाते थे, यार सुनाओ ना क्या बनाया नया, तो सुनाते थे, तो बहुत अच्छा यार, अभी अगले प्रोग्राम में ये गाना। ऐसे हम लोग आपस में बैठ के सुनते थे, बात करते थे। और वही आज तक वही चल रहा है। अब जैसे हमारे साथ हैं तलत अजीज, जी। जगजीत सिंह तो नहीं रहे, लेकिन तलत अजीज हैं, पंकज उदास हैं, हरिहरन हैं। तो हम लोग आपस में ऐसे ही मिलते हैं। कई बार हम घर में सबको बुला लेते हैं, आइए सब लोग महफिल करेंगे। कभी हरिहरन अपने यहाँ बुला लेते, तलत अजीज अपने यहाँ बुला लेते हैं। फिर ये सोनू निगम, अ, उदित नारायण, ये सब तो हमसे जूनियर है ना, हमारे सामने समय। जी जी जी। हम हमारा बड़ा प्रेम है आपस में सबसे। तो वो लोग आ जाते हैं, भाई हम भी आएंगे, हम भी गाएंगे। वो आ जाते हैं, उधर से शान आ जाएगा, अलका याग्निक आके, तो ये सब हमारे सामने ग्रो हुए हैं, आके बैठेंगे, सब गाएंगे। इस तरह हम लोग कितनी महफिलें करते हैं। तो हम अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। और ये मुझे कब फील हुआ था, जब मैं 60 साल का हुआ। अभी मैं 68 हो जाऊंगा 2 महीने में। लेकिन 60 साल का जब मैं हुआ, तो मेरे दिमाग में एक लाइन आई कि जो शेष है वो विशेष है, कि जो अभी बाकी है वो बड़ा स्पेशल है। तो एक एक पल का मजा लेना है, एक एक पल का सान्या मजा लेना है। वो मजा कैसे ले सकते हैं कि आज ऐसा गुजार लो कि कल की जरूरत ही ना हो। कल अगर आँख खुल गई तो कल भी मजा ले लेंगे, लेकिन आज ऐसा गुजार लो। जैसे आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट फुली, आई वॉन्ट टू कन्वर्स विद यू फुली। कोई रोक टोक नहीं, किसी चीज को छुपाना नहीं, कुछ नहीं, सब जम के बात करनी है, मजा लेना। क्योंकि कल होगा तो कल फिर देखेंगे ना। ब्यूटीफुल। तो आई लिव लाइक दिस, आई लिव लाइक दिस। सो नाइस। ये आपने जो शेष है वो जो विशेष है, ये जो लाइन, विशेष है। ये बहुत सिंपल है पर बड़ी बड़ी पावरफुल है, बड़ी ये पावरफुल बहुत पावरफुल है, बहुत। और बस सबको ऐसी करना चाहिए, है। सबको ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि आज ही है आपके कंट्रोल में।
आज जब हम सो जाएँगे रात को, फिर पता नहीं है, फिर क्या होगा? जी। तो जब तक नींद नहीं आए तब तक तो इसका मज़ा लेते रहते हैं। सही है सर। आई मीन ये आप थोड़ा बिकॉज़ आई कैन फील लाइक आई डोंट नो इट्स सो अमेजिंग कि पता नहीं मैं तो काफ़ी ईश्वर को मानती हूँ अपने तरीके से। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब ज़िंदगी में जो समझ या जिन इंसान से या जो मौके वो तभी मिलते हैं जब आप जो आप बता रहे हैं, जो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उस चीज़ को विशेष मानने लग जाते हैं, जो आप अभी बता रहे हो। विशेष इन द सेंस सिंक, हार्मनी वही चीज़ आप कर रहे हो कि आप उसी चीज़ में घुस जाओ, हार्मनी से उसी चीज़ पे हो जाओ, सिंक हो जाओ। तो आई कैन अंडरस्टैंड तो हम जैसे आज गुफ्तगू बनी हमारी ईश्वर की कृपा से और आपकी कृपा से और हमारी एफर्ट से सबको मिलकर तो ये सब एक कहते हैं ना इकट्ठे आना इज नॉट जस्ट वन थिंग इट इज मेनी थिंग्स और वहां जो आप कह रहे हो विशेष तो वो जो फीलिंग ऑफ विशेष बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने अभी बताया शेष और विशेष हर वक्त को सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव स्पोकन टू दिस बिकॉज मैं अपने साथ ले जाऊंगी इस बात को आज आपने जो बताया आप सर ये मुझे बताइए कि जब आप ये स्ट्रगल कर रहे थे अपने टाइम अगर आप क्या मानते हैं वो स्ट्रगल था या जो भी वो दिन थे जो आपके यंग दिन थे जब आप म्यूजिशियन बनने की तैयारी कर रहे थे उस तैयारी में आपने क्या क्या तैयारी करी क्या करते थे आप तो स्ट्रगल वर्ड निकाल देना चाहिए डिक्शनरी से। जी इसका नाम होना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड, जी क्योंकि वही ट्रेनिंग पीरियड है। क्योंकि जैसे ही नाम हो जाता है, फिर आदमी माया मोह के चक्कर में पड़ जाता है। फिर यहाँ उड़ रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आपको पता है मेरी लाइफ में जो हर एक की लाइफ में एक रिग्रेट होता है, मेरे में भी है। वो ये है कि मेरा नाम भगवान ने 5 साल जल्दी कर दिया। हम्म मैं उन दिनों अपने पिताजी से बहुत अच्छी तरह सीख रहा था क्लासिकल म्यूजिक। बहुत मजा आ रहा था मुझे सीखने का। तो अचानक मेरा एक लाइव एल्बम, लाइव कॉन्सर्ट, वो हरे कृष्णा हरे मंदिर ने, इस्कॉन वालों ने कॉरिडोर को दे दिया और रिलीज करा दिया। वो तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था, मैं तो कॉन्सर्ट करके घर आ गया था। वो उन्होंने, उनको अच्छा लगा और उन्होंने कॉरिडोर को दे दिया, ये डबल एल्बम रिलीज करा दिया। वो इतना दूसरे दिन से फेमस हो गया कि हर जगह ऐसी लागी लगन, जी रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम, मैया मोरी मैंने माखन खाए, इतना तो करना स्वामी। जी वो उन्होंने रिलीज करके मुझे भजन सम्राट बना दिया। जी और मैं उन दिनों गाना सीख रहा था। अगर ये काम 5 साल बाद होता ना, तो मैं गानिया और अच्छा गाता, बेटर सिंगर बन जाता। लेकिन वहां से मुझे भी लोगों ने फंसा लिया, यहाँ चलिए, अमेरिका चलिए, इंग्लैंड चलिए, वहां आपका प्रोग्राम है, ये चलिए, रोज मुझे प्लेन में बैठा। 25 फ्लाइट्स अ मंथ मैं पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। दैट्स अ लॉट और बहुत मैं वो नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सीख रहा हूँ, मजा आ रहा है सीख। ट्रेनिंग बड़ी मजेदार चीज होती है, तो सीख। तो भी उसकी स्पीड कम हो गई। पिताजी भी डांटने लगे, क्या यार तू बिजी हो गया है, तू तो पैसे कमाने में बिजी हो गया, इधर जा रहा आ जा रहा है। इतना अच्छा हम लोग कर रहे थे। लेकिन वो भी जानते हैं कि ये तो म्यूजिक प्रोफेशन है, कि उसमें जो आ गया, पीरियड आ गया, टाइम आ गया, तो लग गए। लेकिन मैं, यही रिग्रेट है। सर आपने अपने पिताजी का नाम अगर आप प्लीज आप ही बताएं मैं श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, जी उनको भी भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। मुझे भी, हम फैमिली में पिता पुत्र दोनों पद्मश्री हैं। जी और सर ये जो आप बता रहे हैं ट्रेनिंग जब आप करते थे थोड़ा सा आप अगर वो ट्रेनिंग टाइम को आप थोड़ा सा और कि जब आप अपने आपके जो गुरु हैं आपके पिताजी तो आप क्या सारा दिन गाते थे कैसे जो लोग जो इंटरेस्टेड है म्यूजिक में थोड़ा वो आज कैसे क्योंकि कई लोगों को होता है कि उनको अपनी रोजी भी करनी पड़ती है या तो वो कैसे आपका क्या लगता है उसमें किस तरीके से देखिए, सारा दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन 5-6 घंटे तो करते ही थे अपने स्कूल डेज से। व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड, तब से ही। पिताजी वाज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। वो मुझे तानपुरा लेके कमरे में बंद कर देते थे कि मैं बाहर से सुन रहा हूँ, अभी 2 घंटे सिर्फ सा गाना है। सा, 2 घंटे, अच्छा जिससे कि वो तुम्हारे यहाँ सिंहासन लगा के अंदर वोकल कॉर्ड्स पे बैठ जाएगा, सा हिलेगा नहीं। फिर दूसरे दिन बैठा देते, रे गा लो, रे, ऐसे सिखाते।
कहते थे और कुछ नहीं गाना, मैं सुन रहा हूँ बात। इस तरह से उन्होंने हमें रियाज करवाया। और जब हमारे किसी दिन प्रोग्राम में आ जाते थे तो मेरी तो हालत खराब हो जाती थी, आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है, कैसे गाया जाता है, कैसे होता है। ऑफ कोर्स आई नो दैट वो सब हमको इम्प्रूव करने के लिए जी। है ना। ऐसा थोड़ी था, ही वाज वेरी वेरी प्राउड टू फील दैट आई एम देयर हिज सन। लेकिन और इम्प्रूव हो इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते और ये जो आप बता रहे हैं सर, आई थिंक ये जो आपने बताया कि आपके पिताजी आपको 2 घंटे बिठा देते थे और बोलते थे सा ही करो। आई थिंक आजकल की जनरेशन में ये जो पेशेंस जो आपको एक एक काइंड ऑफ आपके अंदर एक कहते हैं ना आवाज में जब सुनने की जब शक्ति आती है, आप अपने आप को देखते हैं जब सा गाओ तो आपका सा हिल तो नहीं रहा, वो आपके अंदर लाने के लिए वो जो प्रैक्टिस होती है। अब अगर आपका वैसे तो हिल ही नहीं सकता, अगर हिलता है कभी-कभी तो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा साह हिल रहा है। तो आई थिंक वो तुरंत पता प्रैक्टिस। लगता है, जी? तुरंत पता लग जाता है। सा सा नी मी रा रा आ मा मा गा मा पा गी आ नी अरे सा। ऐसे प्रैक्टिस करवाए। अभी इसमें थोड़ा ह्यूमर जोड़ देता हूँ कि अच्छा गाने के लिए दो चीजों पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। एक तो अपनी सांस पे कंट्रोल चाहिए, दूसरा अपनी सांस पे कंट्रोल चाहिए। गुड। नाइस, नाइस। नहीं, नहीं बट सर ये जो कंट्रोल की जो आप बात कर रहे हैं, साँस के कंट्रोल की जो बात कर रहे हैं, इसमें सर इसमें आप और भी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं या कोई स्पेशल आपने ज़िंदगी में किया? मैं पिछले 50 साल से प्राणायाम, जल नीति, रबर नीति, उसके बाद कुछ योगाभ्यास है, मेडिटेशन है। ये सारा कुछ करने से जो लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। लंग्स जो हैं पूरे खुलते हैं। जैसे फुटबॉल का नहीं होता ब्लैडर अंदर, जी, उसको जब पूरी हवा देते हैं तो पूरा गोल हो जाता है। जी, इसी तरह हमको अंदर लंग्स को पूरी कैपेसिटी यूज़ करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज़ेस करते हैं। और हमारे शास्त्रों में जो हेल्थ का डिस्क्रिप्शन है ना, वो ये है कि हेल्थ जो है, उसको हेल्दी कहेंगे जो बॉडी, माइंड और सोल से हेल्दी है। अगर कोई सिर्फ जिम में जाके डोले-शोले बना लेता है, वो हेल्दी नहीं है। जी, जी, हेल्दी वो है जो माइंड से भी हेल्दी है। उसके अंदर एक गुस्सा ना आना, पेशेंस रहना, इस चीज़ को उसने कंट्रोल में किया हो। आत्मा उसकी हेल्दी हो हुँ, कि वो अगर मेडिटेशन करने बैठे तो ध्यान कर सके किसी में। हुँ, और साथ में योगा अभ्यास करने से उसका शरीर भी हेल्दी। अगर ये 3 हेल्दी हो गए ना, हुँ, कोरोना नहीं टच कर सकता उसको। जी, मैंने इन 3 चीज़ों को हेल्दी किया है। मैंने पिछले 50 साल से बल्कि 55 साल से इन तीनों चीज़ों को साधा है। मैं अपने कॉलेज डेज़ से लखनऊ में एक योगाश्रम था, वहाँ जाया करता था। जी, वहाँ कुंजल करता था सबसे पहले जाके। कुंजल होता है कि खूब सारा पानी पी लेना, यहाँ तक पानी भर जाए, फिर उसको निकालना, जी, तो पेट साफ हो जाता है पूरा, बॉडी अंदर से। फिर जल नीति करना, यहाँ से पानी यहाँ से निकाला, रबड़ यहाँ से डाला। ये सारी चीज़ें करने से सिस्टम जो है, तो मुझे ना बुखार होता है, ना मुझे ज़ुकाम होता है, ना मुझे खाँसी होती है। और अभी लास्ट ईयर मार्च में आई वाज़ इन हॉलैंड, जर्मनी एंड इंग्लैंड। मेरे कॉन्सर्ट्स थे 14, 15, 16 मार्च। वहाँ पर कोरोना का तांडव चल रहा है। जी, अब मेरे वहाँ कॉन्सर्ट चल रहे थे, हाउसफुल कॉन्सर्ट, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया था कि पब्लिकली सब बंद करो। 16 तारीख को मेरा प्रोग्राम लास्ट लंदन में हुआ, हैरो लेजर सेंटर में। और उसके दूसरे दिन वहाँ पर नोटिस आ गई कि आज से प्रोग्राम बंद, हॉल बंद। हुँ, और मैंने फ्लाइट ली, 17 को मैं बॉम्बे आ गया।
18 से फ्लाइट भी बंद हो गई। लास्ट फ्लाइट किस्मत से मैं बॉम्बे आ गया राइट। और मेरे साथ के 6 लोगों को वहाँ कोरोना हो गया था। रियली? जिसमें मेरे म्यूजिशियंस भी थे, जिसमें मेरे ऑर्गेनाइज़र भी थे, उनको कोरोना हो गया। और मुझे इसलिए नहीं हुआ था कि मैं ये सब चीज़ें करता हूँ मैं। च्यवनप्राश खाता हूँ मैं, सीतोपलादी चूर्ण रोज़ खाता हूँ, एक लहसुन की खाद निगल जाता हूँ रोज़, थोड़ा-सा गुड़ खाता हूँ, विटामिन सी लेता हूँ और ये सब एक्सरसाइज़ करता हूँ। तो हमारी बॉडी, माइंड, सोल तीनों जो हैं भगवान की कृपा से प्रसन्न हैं। हुँ, हुँ। दैट्स गुड। तो ये जो आप लाइक आप योगा आसनास भी थोड़ा बहुत लाइक जैसे प्राणायाम तो ठीक है और ये जो आपने बताया कुंडल और वगैरह, बट योगा आसना लाइक मे बी आप हाँ, वॉक वगैरह? सब करते हैं, योगासन करते हैं। उसमें उसमें पैरों की एक्सरसाइज़ है, उसमें हाथ की है, गले की है, उसके बाद नवासन है। तो ये सारा जो है एक्सरसाइज़ गले की एक्सरसाइज़ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है योगा, योगासन। फिर शोल्डर पे आते हैं, जी, उसके बाद हाथ पे आते हैं, जी। उसके बाद कमर पे आते हैं, उसके बाद पैरों पे आते हैं। तो मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो योग आसन जो है वो नीचे तक उतरता है। अच्छा, बहुत अच्छा। एंड ये जो आप सर ये बताइए कि जब आप आई मीन व्हेन यू वर मोर देन लाइक आप जब अपने ज़िंदगी आपने आगे बढ़ाई, आगे अपना घर बनाया, सब किया, तो हाउ वाज़ यू लाइक अभी तो आप बोल रहे हैं 25 दिन, दिन में आप महीने में 25 बार आप जाते थे। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस जो आप बता रहे हैं विद योर ट्रैवलिंग विद सो मच ऑफ क्योंकि टाइम ज़ोन्स चेंज हो जाते हैं, तो कैसे आपने अपने आप को स्टेबल रखा? आपको पता है मैंने कैसे-कैसे शोज़ किए हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने फ्राइडे को परफ़ॉर्म किया है बॉम्बे में, जी। सैटरडे को लंदन में, संडे को न्यूयॉर्क में। माय गॉड दैट्स वेरी टाइट। यस, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स एंड सो मेनी टाइम्स आई हैव डन लाइक यहाँ से उड़े, न्यूयॉर्क पहुँचे, दूसरे दिन परफ़ॉर्म किया और तीसरे दिन फ्लाइट लेके बॉम्बे वापस आ गया, जस्ट फॉर वन कॉन्सर्ट। ये भी किया था, अमेरिका। लंदन तो बहुत बार किया इसका, लेकिन फ्लाइट पे है। तो आप प्लेन में बैठ के ये सोचो कि आप प्लेन में नहीं बैठे हो, आप घर में बैठे हो, अभी पहुँच जाएँगे अमेरिका। अपना काम करते रहो जो कर रहे हो, जब नींद आए सो जाओ, बाकी चीज़ें सोचने की क्या ज़रूरत है? कोई ये सोचेगा कि मैं इतनी लंबी फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, वहीं से थक गया दिमाग से। मैं वो सोचता ही नहीं। मेरा कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अभी घर से निकला, कार में बैठा एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरा तो कॉन्सर्ट शुरू हो। तो मुझे वो स्ट्रेस ही नहीं रहता कि मैं प्लेन में बैठूँगा ये। सर ये जो आई कैन अंडरस्टैंड ये जो माइंडसेट का आप बता रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ कि आपने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है जी, कि जो चेंजेस हैं वो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं करते। सिर्फ चेंजेस भी नहीं, अपने को ऐसा ट्यून कर लीजिए कि किसी चीज़ का आपके ऊपर असर ना पड़े। जी, हम अक्सर चीज़ों से अफ़ेक्टेड हो जाते हैं। जी, अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं एक एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ बड़ा कमाल का, कि मैं 12th सीज़न के बिग बॉस में गया था। बिग बॉस मैंने पहले कभी देखा नहीं था। बिग बॉस मैंने वहाँ से आकर भी नहीं देखा कभी। हुँ, बिग बॉस का मैंने अपना भी कोई एपिसोड नहीं देखा। बिग बॉस के बारे में क्या-क्या लिखा गया मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उधर मैं क्यों समय खराब करूँ? मैं एक पेड हॉलिडे के लिए गया था। 1.5 महीने का पेड हॉलिडे था, बड़ा मज़ेदार वो। मैं वो करके आ गया, हंगामा मचा के आ गया, बस बात खत्म हो गई। अब उससे आगे तो है ही नहीं ना कहानी। लेकिन लोग उससे अफ़ेक्टेड हो। हुँ, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो इसको तो कोई गाना ही नहीं सुनेगा इसका, अब तो सब पता नहीं इसने क्या-क्या किया। क्या-क्या किया है क्या? अरे गए मज़ा करके आ गए 1.5 महीना। हुँ, आके फिर वैसे ही दूसरे दिन से वही बिज़ी हो गए, फिर प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर उसी तरह गाना बजाना शुरू कर दिया। जी। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों से हमको मतलब नहीं है, उससे अफ़ेक्टेड नहीं होना चाहिए। प्लेन में बैठे हैं, प्लेन तो पायलट चला रहा है ना, उसका काम है, उसको टेंशन है, हमें क्या है? हम तो अपना मज़ा करें, खाते-पीते रहें, मज़े करें। नहीं, सर ये जो आप बता रहे हैं, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, जो हम सारी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए हमको कोई कुछ बोल दे तो हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं।
कहीं कुछ हो जाए तो हम इफेक्ट है, बाहर में कुछ और हो रहा है तो हमारे घर में क्लेश पड़ा हुआ है। तो ये जो 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 होती हैं बातें जो आप बता रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसमें सर आपका क्या है? आप कैसे अपने आप को दूर रखते हैं? कैसे आप कहते हैं कि मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है और मेरे को, क्योंकि अगर कोई आपके बारे में बाहर कुछ बोल रहा है जो शायद दिल को कभी-कभी छू जाता है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? फर्क ही नहीं पड़ता उसका। मैं तो महात्मा गांधी ने 3 बंदर बताए थे कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो जब ये 3 चीज़ें हम अपना लें जीवन में तो बात खत्म हो गई। हमें वो चीज़ सोचनी नहीं है जो ठीक नहीं है। हमें वो चीज़ देखनी भी नहीं है जो ठीक नहीं है। मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इन चीज़ों का, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं गलत क्यों करूँ? सर आप बताइए कि आपके कितने, वंस यू गॉट मैरिड, आपके कितने, लाइक बिकॉज़ यू वर इन योर लखनऊ फॉर 20 इयर्स, फिर आप आए, बॉम्बे आए, फिर आपने अपना घर बसाया, उसमें हाउ मेनी किड्स, जो आपने बताया बेटा है और आई क्या हैव अ है? सन, हुँ, एक बेटा है और बहुत अच्छा बेटा है, बहुत इंटेलिजेंट। ही वाज़ स्टडीइंग इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन न्यू जर्सी। और जैसे ही वहाँ से पढ़ के बाहर आया, ही डिड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। वो बाहर आया तो गोल्डमैन सैच में उसको तुरंत जॉब मिली, बड़े बैंक में। अब हेज फंड में है। जी। तो वो अभी 25 साल का है, लेकिन वेरी ब्रिलियंट सन। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। तो आपके सो यू जस्ट गॉट लाइक वन वन सन, जस्ट वन सन। तो वो म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट नहीं था? म्यूजिक में इंटरेस्ट है, लेकिन इतना टैलेंट नहीं था कि वो कुछ कर पाता, इसलिए मैंने उसको सिखाया नहीं। जी, जी, जिसमें कुछ ना हो तो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अब जैसे सचिन तेंदुलकर, जी, सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन उनके पिताजी ने इसलिए रखा था कि वो सचिन देव बर्मन के बहुत फैन थे, एस डी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर। उनको लगा मेरा बेटा भी ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर कहीं सचिन देव बर्मन या सचिन तेंदुलकर गाना गाने लगता तो कैसा होता? जी, तो पेरेंट्स को समझ जानी चाहिए कितना टैलेंट है, किसमें क्या है, और बच्चे को भी खुद पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। जी, तो सही सही फील्ड में जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर बनेंगे, जी, तो म्यूजिक में जाएंगे तो लता मंगेशकर बनेंगे। तो मैंने उसमें देखा कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। जी, उसने ही हैज ऑलरेडी मेड हिज मार्क। राइट। बहुत अच्छा सर। ये दिस इज़ ऑल्सो अनदर वेरी गुड थिंग कि जैसे हम बात करते हैं कि भई सब वही करें नहीं तो खराब हो जाएगी बात। तो आप ओपन माइंडेड भी हैं कि भई इंडिविजुअली जिनको जैसा वो टैलेंट है, जो स्किल है, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो ईश्वर ने भेजा ही हुआ है, दिया ही हुआ है। भेजा ही है। एक बार क्या हुआ कि मैं एक रियलिटी शो में जज था। जी, तो एक लड़की आई, वो 14-15 साल की थी, उसने गाया दमादम मस्कलन, और बीच में वो उसके वर्ड्स भूल गई। जी, तो बंद हो गया गाना। फिर उसने मेरे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे एक चांस और दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, हो जाता है कभी। दोबारा वो फिर भूल गई। तो फिर उसने बहुत कहा कि मुझे एक बार और गाने दीजिए। मैंने कहा चलो थर्ड टाइम। फिर भूल गई। तो मैंने उसको कहा कि अब तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, अभी पर नाउ यू आर आउट। तो कहती मुझे क्या दुख होगा, मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख होगा, बिकॉज दे वर फोर्सिंग। उसमें जो चीज नहीं है हुँ, उसको वो लोग फोर्स करते हैं। जी, जी, गलत है ना, जी, गलत है ना करना। उसको अगर हो सकता है उसको स्पोर्ट्स में शौक हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल, तो उसको स्पोर्ट्स में आने दो। बिल्कुल, लेकिन उनको क्या चाहिए कि मेरी बेटी टीवी पे आए, हमारे पड़ोसी लोग आए, आप क्या आती है, हमारा नाम हो सोसाइटी में। ये सब बहुत है ना। बिल्कुल, छोटे बच्चे को क्या जरूरत है पब्लिक में सामने लाने की? उसको भी सिखाओ, जी। सीखने दो, तैयार होने दो। तैयार होने के बाद आए तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल। सर ये जब आपने बताया कि नाउ यू गिव योर सन दिस आई मीन बीइंग अ फादर एंड योर मदर एंड योर वाइफ, एवरीबॉडी वाज सो ओपन माइंडेड, तो उन्होंने एक अच्छा कहते हैं ना, इट्स कॉल्ड अ गुड अपब्रिंगिंग मेरे हिसाब से, कि भई आप देखते हैं जो इंसान जैसा है उसको उसी चीज़ में डालें और वो वहाँ ज़रूर एक्सेल करेगा। वहाँ ज़रूर, क्योंकि सबके अंदर वो है क्षमता। तो सर आप बताइए कि जब आपने गाना शुरू करा, क्या हम्म। एज़ अ चाइल्ड आपको लगता था खुद में कि भई मैं तो गायक बनूँगा ही? हम लोग 5 भाई बहन हैं। जी, 3 भाई 2 बहनें। उसमें एक नहीं था जो पिताजी से चुपका रहता था। जब वो गा रहे, उनके साथ बैठ गया था।
तो वो कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जाना। तो वो समझ गया यही है, गड़बड़ यही है। मुझे उन्होंने सीरियसली सिखाना शुरू किया। तो हम 5 भाई-बहनों में जब उन्होंने देखा कि मैं ही हूँ जो उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे सीरियसली सिखाना शुरू कर दिया और मैं भी उनके पीछे पड़ा रहता था। खूब सीखा मैंने उनसे। तो आपने लाइक वेरी यंग एज से 5-6 साल से शुरू कर दिया था सीखना, एज ऑफ 7 एज ऑफ 7 और आई फिर स्टार्टेड गिविंग कॉन्सर्ट्स एज ऑफ 7। ओके, अब जैसे हमारा जो गाना है वो बच्चन फैमिली रोज़ सुबह सुनती है। अच्छा, उन्होंने कई बार प्रेस में बोला कि हमारी सुबह होती है तो इनकी आवाज़ से होती जी। है। राज कपूर जी भी यही कहते थे, मुझे मिलते थे। भई मैं तो उठता हूँ तो कृष्णा आपके भजन लगा देती है मेरी वाइफ़, मैं वही सुनते-सुनते उठता हूँ। तो ऐसे ही न जाने कितने लोग। रियली सर, ये तो तो ये तभी संभव है कि क्योंकि उनको उसमें शांति मिलती है, कुछ आनंद मिलता है। तो हमेशा हर परफ़ॉर्मर को गाते समय पूरा डूब के गाना चाहिए, आनंद लेके गाना। तो हमने संगीत को एक मेडिटेशन की तरह लिया, कि हम जब गाएँगे तो इस तरह गाएँगे कि लगे कि आदमी पूजा-पाठ में लगा हो। सर आपको कैसे लगा जब लोगों ने आपको भजन सम्राट करके एड्रेस किया, तो आप अपने आप को उसमें सेटल कर लिया था या आप चाह रहे थे कि मैं कहीं और भी करूँ या यही आपका प्लान था या ये ऐसे ही हो गया? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि भजन सम्राट का मतलब है कि मैं भजन अच्छी तरह गाता हूँ। जी। भजन सम्राट का ये मतलब है ना, कोई सिंहासन थोड़ी है। किसी को अगर कहेंगे ये गज़ल किंग तो इसका मतलब वो गज़ल अच्छा गाता है। जी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भई, आप मुझे मेरे भजन को पसंद कर रहे हैं, आपने मुझे टॉप का भजन सिंगर डिक्लेयर कर दिया। बहुत खुशी की बात। तो इसमें कोई बुराई नहीं क्योंकि ये जो भजन गाना है या गज़ल गाना है, ये तो पोएट्री है। एक्चुअली तो गाना है ना, एक्चुअली तो सिंगिंग है। जी, मर्सिडीज़ कार है, उसमें जो मेन वैल्यू है वो तो कार की है ना, टायर की थोड़ी है। जी। मेन तो इंजन है ना, तो वो इंजन क्या है? इंजन है वो मटीरियल। हुँ, जैसे हमारा जो गाना है, वो हमारा म्यूज़िक जो है वो मटीरियल है। वो इंजन है और जो वॉइस है, वो आ रही है बाहर। लेकिन इंजन अगर अच्छा नहीं है, अगर आपका मटीरियल अच्छा नहीं है, तो कैसे चलेगा देर तक? वो ड्यूरेबल नहीं होगा। तो जी, हमें अपने म्यूज़िक को अच्छा करना है, फाउंडेशन म्यूज़िक की अच्छी करनी है। अब जैसे अगर कोई बहुत अच्छा मटीरियल है, तो उससे आपका कुर्ता भी बन जाएगा, आपकी शर्ट बन जाएगी, मैं भी अपनी टी-शर्ट बना लूँगा। अ, हम भी अपना कुर्ता-पैजामा बना लेंगे, ये बहुत बढ़िया मटीरियल है, देर तक चलेगा। अगर वो अच्छा मटीरियल नहीं है, तो आप कहेंगे रहने दो यार, 2 दिन में तो फट जाएगी शर्ट हमारी। जी। मैं भी कहूँगा रहने दो यार। हाँ, तो मटीरियल अच्छा बनाना है, उसके लिए हम म्यूज़िक में रियाज़ करते हैं। सही। हुँ। सर जैसे आपने अभी बताया है कि मटेरियल अच्छा और साथ में आपने कुछ ऐसे भी बात बताए हैं अबाउट कि बीइंग अ गुड म्यूजिशियन और बीइंग अ गुड सिंगर आपने ये भी बोला है कि एक कहीं न कहीं आपकी बातों से झलकता है कि एक अच्छा वैल्यू जो एक इंसान की अच्छी वैल्यू बहुत ये जो ड्यूरेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, वो इंसान की अच्छी वैल्यूज़ बड़ी लंबी जाती है उसको लेकर, जो आपने अपने बेटे का बताया, जो आपने अपने अपब्रिंगिंग का बताया, जो भी या माताजी का बताया, तो उसमें आप कैसे कनेक्ट करते हैं एज़ अ म्यूज़िशियन? हर फ़ील्ड में एक ही वर्ड है, जिसको सक्सेस की बोलते हैं। जी, वो वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में सब आ गया। डिसिप्लिन में सुबह कितने बजे आप उठते हैं, किस तरह से आप दिन में अपना काम कर किस तरह से आप दूसरों से बात करते हैं, किस तरह से आप अपने कलीग से बात करते हैं, किस तरह से आप अपने वर्कर्स से बात करते हैं। ये सब डिसिप्लिन में आता है। कितने बजे आप रात को सोते हैं, रात को 2 ढाई बजे तक शराब ही पीते रहेंगे तो डिसिप्लिन खत्म हो गया ना। हुँ, सारा कुछ जो है वो डिसिप्लिन सक्सेस देती है। क्योंकि अगर कहीं फ्लूक सक्सेस हो गई, मैं कितने ही आर्टिस्ट को जानता हूँ, सिंगर्स को, आप भी जानती होंगी, वन सॉन्ग सक्सेस, दूसरा गाना नहीं आया उनका। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन। ऐसे कितने एक्टर्स हैं आप जानती होंगी, टॉप पे रहे, टॉप पे, लेकिन अचानक खत्म हो गए, क्यों? डिसिप्लिन को छोड़ दिया। आज भी अमिताभ बच्चन जो हैं, वो डायरेक्टर से पहले पहुँच जाते हैं सेट पे। 8 बजे का टाइम दिया है तो 8 बजे तैयार मिलते हैं वहाँ। पता लगा बाकी लोग बाद में आ रहे हैं।
वही तो आज आज तक उनको बना के रखे हुए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं उसको अपने जीवन में बहुत महत्व देता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। दीज़ आर कहते हैं ना नगेट्स ऑफ लाइफ, ये पर्ल्स हैं, ये हमारे हीरे मोती जवाहरात इन्हीं को ही कहते हैं, जो हम साथ में मरते दम तक अपनी शैया में लेकर जाते हैं। यही चीज़ है, हाँ? यही चलने वाली है। वही, वही, बिल्कुल, यही है। एंड दीज़ आर रियली, रियली पावरफुल थिंग्स। पर सर ये बताइए कि हम आप तो एक म्यूज़िशियन और आपको क्या लगता है यू आर अ सेलिब्रिटी, आपने शुरू में बात करी कि भई सेलिब्रिटी का ये फ़ायदा नहीं है। बट सर आप सेलिब्रिटी हैं, आपका जो आपने जो डेवलपमेंट दी अपने बच्चे को, तो आपने अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस को आपने पहले ही बताया कि मैं बाहर छोड़कर आता हूँ घर में। तो ये जो आपने किया, ये दिस इज़ बिकॉज़ आपकी एक हम्बल बैकग्राउंड थी या ये सोच आपकी खुद की थी या कैसे ये मतलब द हाउ डिड दिस कम टू यू ये सोच? मैं मैं अपने बचपन से एक सेलिब्रिटी फैमिली को बिलॉन्ग करता हूँ। माय जी, फादर वाज़ वेरी वेल नोन म्यूजिशियन, सिंगर। उनके पंडित रविशंकर के प्रोग्राम साथ में होते थे। उनको यूपी गवर्नमेंट ने राज गायक की उपाधि, जी। कि कोई भी गेस्ट आ रहा है राजभवन में, गवर्नर हाउस में, तो वहां हमारे पिताजी का ही प्रोग्राम। तो बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट कमाई, बहुत रिस्पेक्ट कमाई। तो सेलिब्रिटी तो मैं बचपन से था। मैं किसी लखनऊ में रिक्शे में बैठ जाता था, वो पैसे नहीं लेता था। अच्छा। यार ये अनु भैया एक गाना सुना दो बस। जगह जगह गली गली गाते थे, गली गली में प्रोग्राम होते थे, सब जानते थे। लेकिन उससे दिमाग खराब हो जाना ही तो गड़बड़ है ना, कि उसने ये समझ लेना अरे अब तो मैं ही हो गया। कुछ नहीं, वो भगवान एक इतनी बड़ी पावर है। भगवान इतनी बड़ी बड़ी चीजें प्लान करता है। हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में, सेंड बटन उसके कंट्रोल। जी, अब बनाते रहिए प्रोग्रामिंग अपनी। जी, 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 जी। अब वो था मैं और जगजीत सिंह साहब, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और हम दोनों बहुत बिजी। वो भी अपने प्रोग्राम में बिजी, हम भी बिजी। तो वो मुझे कहते थे यार हम लोग मिल ही नहीं पाते। कभी कभी मिल लेते थे, लेकिन जितना मन था कि समय गुजारे, नहीं हो पाता। जी, ऊपर वाला तो जानता है ना इस बात को। उसने क्या प्लान किया ऊपर वाले ने। मेरा प्रोग्राम था देहरादून में एक इंजीनियरिंग कॉलेज। उस इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन मिस्टर सिन्हा का फोन आया, अनूप ये काम कर दो। मैंने कहा क्या? कहते आप नेक्स्ट डे जगजीत सिंह का करा दो प्रोग्राम। अरे मैंने कहा हो जाएगा, इसमें क्या। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब चलेंगे देहरादून, ये डेट है, एक दिन पहले मेरा दूसरे दिन। हाँ कहते आता हूँ यार आता हूँ। अब उनके दिमाग में कोई डेट का शायद कंफ्यूजन था या क्या था। जिस दिन मेरा प्रोग्राम था वो अपना पूरा बैंड बाजा लेके आए उसी दिन देहरादून। तो मैंने कहा आज तो मेरा है। अरे कहते यार तुमने आज के लिए कहा था। मैंने कहा, नहीं मैंने आपको कल के लिए कहा था। कहते नहीं नहीं अब आ गए तो ठीक है यार, आज तुमको सुनेंगे। तो मैंने कहा कल मैं आपको सुनूंगा। अब 2 दिन मिल गए हम लोगों को, मजा आ गया। जिस दिन जो हम लोग सोच रहे थे, ड्रीम कर रहे थे, 2 दिन घूम मजे किए, खूब खाया पिया मजे किए, अपने सारे शौक पूरे किए। तीसरे दिन बॉम्बे आए। तीसरे दिन उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। दैट वाज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। रियली? क्या? देखिए ऊपर वाले का प्लान, माय गॉड! यार इन दोनों को मिलाना है, कैसे मिलाएं। हुँ, ये तो इतना बिजी रहते हैं, इनको चलो देहरादून में मिला दो 2 दिन। ब्यूटीफुल। या दिस वाज़ कमाल है ना, बहुत, बहुत कमाल है ना। ये ईश्वर की करामात है। चलो मैंने कहा ना सेंड बटन उसके पास है, आप प्रोग्रामिंग करते रहो, बनाते रहो अपनी प्रोग्रामिंग। उसने खेल दिखाना अपना। और तो इसलिए आप हमेशा अपना काम सही डिसिप्लिन करते रहो। वो सब वॉच कर रहा है, सब देख रहा। उसने ठीक कर देना। सर एक बात बताइए कि लाइक ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी ये सोच आपने ये आप बताइए जब आपने ये जो शुरू में आप तो बड़े यंग थे, जब आपने भजन गाए और आपका वो जो आप कह रहे हैं फर्स्ट एल्बम इन्होंने निकाल दिया था और आप जल्दी फेमस हो गए थे, तो ये कोई सोच से आप भजन गाते थे या आपने ऑफ कोर्स आपके पिताजी तो इतने थे तो उनको पता था आवाज़ का जो होता है, वो सब देखकर ही बोला होगा, बट आपने ये शुरू कैसे किया? मतलब आपके मैं दिमाग में सब कुछ गाता था, सब कुछ गाता था। आज भी सब कुछ गाता हूँ। आज भी मैं फ़िल्म सॉन्ग बहुत गाता हूँ। अच्छा, आज बड़ा मज़ा आता है। चिंगारी कोई भड़के, कुछ तो लोग क्या, मैं शायर तो नहीं। सब सब गाता हूँ, सब हर चीज़ गाता हूँ। लेकिन
कुछ भगवान हर एक की आवाज में कोई खास चीज डालता है। वो जो हनी होता है ना, हुँ, हनी टच मैजिक, जी, वो उसने मेरे में कुछ डिवोशनल हनी डाला हुआ जी, कि मैं जब भजन गाता हूँ वो लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है। वो कोई मेरे, मैं उसके लिए बहुत कोशिश नहीं करता हूँ, जी। मैं तो फीलिंग जो है मैं अपनी डाल देता हूँ। लेकिन उसने जो हनी डाला, उसकी जो ड्रॉप्स है, वो डिवोशनल है, उसका असर बहुत होता है। तो इसलिए अपनी कोशिश करते रहिए, अपना ठीक है। मैं सब आज भी मैं कितने शोज करता हूँ जिसमें सिर्फ फिल्म के गाने गाते हैं। अच्छा। 20-25 पीस ऑर्केस्ट्रा पीछे है और मैं गा रहा हूँ, ऐसे में बहुत प्रोग्राम करता सर अभी जो भजन की बात हुई और वैसे तो मैं चाहूँगी अगर आप 2 लाइनें जैसे बोलते हैं ना, अगर आप अभी हूँ। आप हाँ, मैं सुना दूंगा। हाँ हाँ। तो जो जो आपका फ़ेवरेट हो। मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने ऐसे कभी इंटरव्यू नहीं दिया कि मैं सूप भी पी रहा हूँ। ये लीजिए कुछ अच्छा है, बेस्ट मजेदार, आपने बेस्ट आपने खुद ही कहा है कि बिल्कुल मज़े में रहो, तो हम मज़े में ही नेचुरल रहते हैं। नेचुरल। हाँ। गाना ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, अब वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। हुँ, हुँ। तो एक बिकॉज़ मैंने नहीं सुना है और पता नहीं शायद लोगों ने सुना हो कि कोई मूवी का जो आप बोल रहे हैं, जो आपको गाना पसंद है, जो आपका फ़ेवरेट, जो आप गाना चाहें। सुना दो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल घिरे हुए, आंखें हैं जैसे मैं के पियाले भरे हुए, मस्ती है जिस्म प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। रियली नाइस रियली नाइस ये तो वन प सबकी फ़ेवरेट्स गाने में से आता है ये। हाँ, ये बहुत खूबसूरत गाना है। बहुत अच्छा गाना है ये एक्चुअली। सो सर ये और आपकी जर्नी आपने कब शुरू करी सर? ये कौन से साल से? बिकॉज़ आई वांटेड टू राइट आल्सो। आपने कहा कि Uh, journey, I was born in 1953, जी, and 1960 I was singing on stage. 7 years. माय गॉड! तो और कब से गा रहे हैं? 60 till until today then. 60 ईयर से गा रहे हैं, My goodness. गाते ही जा रहे हैं, गाते ही जा रहे हैं। That's amazing मेरा sir. जो पहला एल्बम रिकॉर्ड हुआ था XMV, उसको 52 ईयर्स हो गए तब रिकॉर्डिंग हुई। लखनऊ में रहता था, आई वाज स्टूडेंट। राइट। तो HMV वाले लखनऊ आए क्योंकि हुँ, आपको रिकॉर्ड करना है पहले, वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड किया। होटल को, होटल के रूम को स्टूडियो बनाया, वहाँ रिकॉर्ड। and then you नाइस बलिंगटन होटल, मुझे नहीं याद है, बलिंगटन होटल था। अच्छा, तो उसमें उसपे एक रूम को उन्होंने एक स्टूडियो की तरह बनाया, सब किया फिर। राइट, राइट। तो ये सर लास्ट मेरा यही आपसे रहेगा कि आपने अपनी लाइफ में आपने बहुत ट्रैवल किया, आपने बहुत सारे कंट्रीज़ गए। आपने एज़ अ म्यूज़िशियन कुछ आपने बाहर कंट्री से कुछ लिया या कुछ दिया? कैसे एज़ अ म्यूज़िशियन आपने देखा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपने क्या देखे वहाँ पर? जी, कंट्रीज का जो म्यूजिक है, मैंने ये देखा कि उनमें डेप्थ कम है। हमारे यहाँ म्यूजिक में डेप्थ बहुत है, क्योंकि वहाँ का जो म्यूजिक है वो ज्यादातर राइटिंग है, लिख के पढ़ के बजाते हैं। सामने चार्ट लिख लिया,
उसको बजाते। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पंडित रविशंकर एक सितार लेके बैठ गए और अल्लाह रखा खान साहब तबले पे, 2 लोग बैठ गए और तूफान मचा दिया। आँख बंद करके बिता रहे। डेप्थ, तो वो जो डेप्थ है, वो लोगों के हार्ट तक पहुँचती है और वो देर तक नहीं। वहाँ का जो म्यूज़िक है वो आप उसमें नाच सकते हैं, आप उसमें पैर-वैर चला के करें, वेरी इंटरेस्टिंग म्यूज़िक। यहाँ का जो है, हमारे यहाँ हमारा म्यूज़िक स्पिरिचुअल म्यूज़िक। एक वहाँ का जो संगीत है, वो रंजन करता है, एंटरटेन करता है। हमारे यहाँ का मनोरंजन, द मन को एंटरटेन। जी, 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 ये बहुत अच्छा तो कहा। हमारे यहाँ का मनोरंजन है, वहाँ का रंजन है। ये फ़र्क जी, 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 सही बोला, मनोरंजन और रंजन, तो ये 2 फ़र्क जी, जी, जी। तो सर आपने जो एक आपने तो सभी पूरे जो बड़े-बड़े सबके साथ गाया ना आपने, जितने भी बड़े-बड़े कलाकार हैं, सबके साथ आपने के साथ। सबके साथ। राइट, मैंने लता जी के साथ गाया, आशा जी के साथ, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, तलत अज़ीज़, पंकज उधास, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, जितने भी सबके साथ गाया। अपने सीनियर्स के साथ भी गाया और अपने जूनियर्स के साथ। राइट। और सबसे मेरा बहुत प्रेम है, सीनियर्स से भी और जूनियर्स से। पर सर मैं सिर्फ लाइक आई डोंट वांट टू से एनी इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसे ही मेरा इन क्यूरियोसिटी से पूछ रही हूँ, आपका कोई पर्सनल फेवरेट मुझे पता है आपके फ्रेंड तो थे जगजीत सिंह जी जो बहुत ही उनके उन वो तो मतलब उनको तो सभी जानते हैं और सबका उनका गाने का तरीका। बट आपका कोई मन से आपका कोई फेवरेट जो आप कहते हैं ना कई बार क्या होता है हम छुप-छुप कर वो गाने सुनते हैं जो हमारे मन को लोभ लेते हैं। कुछ आपको कुछ थे ऐसे कोई गाने या कोई कोई कलाकार? हर एक कलाकार की एक खूबी है। देखिए, हर एक कलाकार जो महान हो जाता है, खूबी होती है कोई। अब जैसे हम मेहंदी हसन साहब, तो मेहंदी हसन साहब गज़ल की यूनिवर्सिटी, कि उनको सुन-सुन के लोगों ने अपना करियर बनाया। उनकी नकल करके अपना करियर गज़ल गज़ल सिंगर बने। जी, गुलाम अली साहब को सुन-सुन के बने। जगजीत सिंह सुन-सुन के। तो जितने लोगों ने एक थोड़े ही तो हैं, 5-6 लोगों ने तो छाप छोड़ी है। कितने हैं? अब गिनने जाएँगे 5-6 नाम ही आएँगे। तो अगर वो जगह बनाई है, उसके पीछे बहुत तपस्या है, तो यूँ ही नहीं होगी। तो मैं एक बार मुकेश जी से मिलने गया था। अच्छा, ये बात मैं कर रहा हूँ 1973 या 74। तो एक लखनऊ में कुछ हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा तुम बॉम्बे पहुँच गए हो, एक प्रोग्राम करा दो मुकेश जी का। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, तो जानते ही हैं, सारे कलाकारों को हम जानते ही थे। तो मैंने मुकेश जी को फ़ोन किया, कहने लगे हाँ, सुबह 9 बजे आ जाना। मैं उनके सुबह 9 बजे पहुँचा, वो तानपुरा लेके रियाज़ कर रहे थे। उनके जीवन में भी वो जो डिसिप्लिन थी, वो सुबह बैठ के रियाज़ कर रहे थे। लता जी को भी, आशा जी को भी जब-जब मैं मिलने जाऊँ, तो कहता है, "तुम रियाज़ करो।" गाने से दूर नहीं होते। नहीं, कोई आया बैठा, उससे बात भी कर लिया और रियाज़ भी चल रहा है। जी, मैं भी यही करता हूँ। लोग आए, मीटिंग भी चल रही है, गाना भी चल रहा है, उनसे भी 2 सुर लगवा लेता हूँ। तुमको शौक है सर, सा लगाओ। ऐसे करता हूँ। राइट। सर तो एक ये डिसिप्लिन जीवन की हर वक़्त चाहिए, ऑल द टाइम। इसमें ये नहीं चाहिए कि थोड़े दिन रहे और चली जाए। डिसिप्लिन देयर ऑल द टाइम। बिल्कुल। सर एक चीज़ मेरे को ये बताइए जो मैंने सुना है, बाकी आप मुझे ज़रूर टोक देना कि जो सिंगर्स होते हैं, एक तो आप बोल रहे हैं कि रियाज़ और बहुत कड़ी तपस्या और मेहनत, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बट हम बाहर जो सुना है कि जो सिंगर्स होते हैं वो आगे किसी को सिखाने के लिए अब जैसे आपके पिताजी ने आपको सिखाया, तो ऐसे कभी आपका मन नहीं किया कुछ स्कूल या कुछ ऐसा कुछ करने के लिए जिससे कि अ, अगर ढूँढे वो पर्ल्स? मेरे घर में ही है गुरुकुल। मेरे घर में सुबह से टीचिंग शुरू हो जाती है, मैं सिखाता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं सवाल ये है कि मैं किनको सिखाता हूँ? मैं उनको सिखाता हूँ, जो अपना जीवन संगीत में देना चाहते हैं। मैं किसी से पैसे नहीं लेता सिखाने। आई टीच फ्री। अच्छा। तो जब मैं फ्री सिखा रहा हूँ, तो मैं ऐसे को क्यों सिखाऊँ जहाँ मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है? मैं तो उसको ही सिखाऊँ। मुझे कोई मिलियनेयर का फ़ोन आ जाए कि मेरी वाइफ़ आपसे गाना सीखना चाहती है, मैं क्यों सिखाऊँ? अरे! उसके लिए मैं अपना एक स्टूडेंट भेज देता हूँ जिसको ज़रूरत है पैसे की। सही है। उसको पैसे भी मिल जाएँगे वहाँ।
मैं क्यों देखूँ, मेरा टाइम तो उनको जाना चाहिए जो अपनी लाइफ दे रहे हैं, सही, बिल्कुल सही। क्योंकि पैसे मैंने लेने नहीं है, सिखाने के लिए तो नहीं। वाह सर! ये तो ठीक है सर, ये बहुत अच्छी बात, मैंने अच्छा हो गया ये क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज़ बहुत लोग शायद आपकी तरह बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं जो ऐसा ही काम कर रहे हैं और और वो इस चीज़ को रोज़ी रोज़ी में नहीं बदल रहे हैं। ठीक तो बात। सही है। और सर ये एक चीज़ और जो मैं जाते-जाते आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने अपने आप को अब सेटल किया हुआ है, आपने अपनी इतनी लंबी जर्नी करी है। आपका आपने वो भी बता दिया कि शेष-विशेष, बट इन टर्म्स ऑफ बोथ एज़ अ पर्सन एंड एज़ अ म्यूजिशियन आपका अब आगे का मिशन क्या है? आगे का मिशन है कि जो टैलेंट्स हैं अच्छे, उनको अच्छी तरह ग्रूम करना, उनको सामने लाना और उनको उनका ड्यूज़ मिले, यही चाहता हूँ। उनको अपने साथ प्रोग्राम में ले जाता हूँ, गवाता हूँ, जिससे कि उनको रिकॉग्निशन मिले। राइट। ऐसे बहुत से हैं और सब अच्छा नाम कर रहे हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि उन सब के नाम सामने आते जाएँगे एंड देयर विल बी मैनी सिंगर्स बेटर देन मी इन द फील्ड। ब्यूटीफुल सर। एंड सर ये भी बताइए कि जो लोग आपको सुन रहे हैं इसके माध्यम से, आप क्या आपने बहुत सारी अच्छी-अच्छी टिप्स बताई हैं, बट एज़ अ प्योर म्यूजिशियन डिसिप्लिन तो आपने दिखाया है, और कुछ आप उस पे ऐड करना चाहेंगे कि फॉर बीइंग अ म्यूजिशियन? जिसको भी इस फील्ड में काम करना है, उसको ऐसे म्यूज़िक का साथ उस उसको अपने साथ रखना चाहिए, ऐसे म्यूज़िक को जो उसके साथ ज़िंदगी भर रहे, जो आप अगली जनरेशन को भी दे सको। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि स्टारडस्ट मैगज़ीन आती है, फ़िल्म फेयर आती है, तो हम लोग लेते हैं उसको, पढ़ के फिर डस्टबिन में डाल दो। जी, लेकिन जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो पढ़ के उसको फिर शेल्फ पे, जी, भगवद गीता को पढ़ते हैं, शेल्फ में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पढ़े। उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो शिक्षाएँ हैं, मैसेजेज़ हैं, वो आगे भी जाएँ। उसको हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, उसको पढ़ने के बाद वहीं रख देते हैं। जी, उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो क्यों ना संगीत भी ऐसा हो कि हम उस संगीत को अपने साथ रखें, जो संगीत को हम शेल्फ में हमेशा रखें। वो सीडी हम क्यों सुने जिसको 2 बार सुनने के बाद हम फेंक देते हैं बस। क्यों ना ऐसी सीडी हम सुने जिसको हम शेल्फ में रख लें। सही, वाओ! तो उस म्यूज़िक को हम अगले जनरेशन को भी दे सकते हुँ, वाह! ब्यूटीफुल सर, बहुत सुंदर बात कही आपने। और ये बात जो आपने कही है, एज़ अ म्यूज़िशियन और एज़ अ पर्सन, आई थिंक जो हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यही बात अपने अंदर रख लें, तो हम वाव काम ही वही करें जो हम आगे भी किसी को दे सकें। और वो हैं। जिसके लिए आप प्राउड फ़ील करें, जी, जी, जी। ऐसा काम। वो जो होता है ना यूज़ एंड थ्रो वाला ना करें कि भई आज लिया और फेंक दो, वो ना हो। वो ना बहुत-बहुत क्या बोलूँ मैं सर, आई हैव नो वर्ड्स, बिकॉज़ कई चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो फीलिंग मेरे अंदर अभी जागी है। आपको सुनकर बहुत-बहुत अच्छा लगा और बहुत सीखा। तो इसीलिए कहते हैं माएस्ट्रोज़ जो होते हैं, जो कोई ये मतलब माएस्ट्रोज़ बनना, और उस चीज़ को मैं आज मैंने आपसे मिला तो मैं आई एम रियली, रियली, रियली ग्रेटफुल एंड सो आप रियली माएस्ट्रो हैं विथ थॉट्स, एंड ऑफ कोर्स आपकी तो टैलेंट का तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। तो आई एम सो थैंकफुल दैट आप आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। द वे जो क्वेश्चन्स आपने किए, जो जानने की कोशिश की, वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें थी। आई आई लव दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड आई एम गोइंग टू स्टे कनेक्टेड विद यू सर। थैंक यू, Sure, we'll be in touch. विल बी इन टच, थैंक यू सो Bye-bye. मच, बाय बाय।